Good afternoon to all of you. Today we are going to talk about the part 5 of the Indian Constitution, as you all can see here, which contains article 52 to article 78. तो इस लेक्चर के अंदर बेसिकली हम बात करने वाले हैं यूनियन एग्जीक्यूटिव की. तो लेट्स सी व्हाट डज इट कंप्राइज ऑफ. यूनियन एग्जीक्यूटिव के अंदर कौन कौन से ऑफिसर्स आते हैं हमें ये पता होना चाहिए सबसे पहले तो. As in the first office which comes under the Union Executive is the President. The second one being the Vice President. Third, the Prime Minister. Then the Council of Ministers. And then thereafter the Attorney General of India. आज का ये लेक्चर पूरी तरीके से डेडिकेटेड होने वाला है प्रेसिडेंट को, जो ऑफिस ऑफ प्रेसिडेंट है. ऑफिस ऑफ प्रेसिडेंट के अंदर बेसिकली हम क्या क्या पढ़ने वाले हैं. तो हमें पहले तो ये जानना है कि व्हाट आर द टाइटल्स विच हैव बीन गिवन टू द प्रेसिडेंट. इसके अलावा व्हाट इज़ द इलेक्शन प्रोसीजर. इलेक्शन का प्रोसीजर क्या है प्रेसिडेंट का, डायरेक्ट है, इनडायरेक्ट है, क्या सिस्टम यूज़ किया जाता है. इसके अलावा इलेक्शन के साथ साथ हम ये भी जानेंगे कि व्हाट आर द क्वालिफिकेशंस ऑफ बीइंग अ प्रेसिडेंट. अगर आपको एक कैंडिडेट की तरह खड़े होना है प्रेसिडेंट के लिए, तो आपको किन कंडीशंस को, किन क्वालिफिकेशंस को फुलफिल करना रहेगा. अगर हम क्वालिफिकेशंस की बात कर रहे हैं तो साथ ही साथ हमें ये भी पता होना चाहिए कि व्हाट आर द कंडीशंस रिक्वायर्ड, एज इन कि क्या क्या योग्यताएं हैं, क्वालिफिकेशंस हैं. साथ ही साथ ऐसी कौन कौन सी कंडीशंस उसके अलावा एडिशनल हैं जो उस पर्सन को फुलफिल करनी पड़ेंगी फॉर बीइंग अ प्रेसिडेंट, फॉर बीइंग अ कैंडिडेट फॉर द इलेक्शन ऑफ प्रेसिडेंट. इलेक्शन क्वालिफिकेशन कंडीशंस के साथ ही साथ हम ये पढ़ेंगे कि जब कोई भी कैंडिडेट इलेक्ट होकर आ जाता है एज अ प्रेसिडेंट, सो व्हाट इज़ दैट ओथ और एफर्मेशन जो वो स्वेयर अपॉन करता है, यानी वो किन किन चीज़ों को प्रोटेक्ट करने की बात करता है. हम उनकी ओथ के बारे में देखेंगे और इसके साथ ही साथ हम ये भी देखेंगे कि व्हाट आर द कंडीशंस रिक्वायर्ड. द लास्ट पार्ट ऑफ दिस चैप्टर, द प्रेसिडेंट, will be comprising of the impeachment process and also the powers of the president. इसके लिए हम एक सेपरेट पार्ट ऑफ लेक्चर बनाएंगे, पर फिलहाल के लिए आज के इस लेक्चर में जो चीज़ों की बातें मैंने करी हैं हम वो डिस्कस करेंगे. सो लेट्स स्टार्ट विद द टाइटल्स जो प्रेसिडेंट को दिए गए हैं इंडिया के अंदर. इंडियन स्टेट में या इंडिया के अंदर प्रेसिडेंट को जो टाइटल्स प्रोवाइड किए गए हैं, दे आर एज सच. फर्स्ट इज कि उन्हें इंडियन स्टेट का हेड कहा जाता है. ये जो एक टाइटल है हेड ऑफ द इंडियन स्टेट, इस पे भी काफ़ी डिबेट होती है. दिस इज़ अ वेरी डिबेटेबल पॉइंट. हम इसको भी इलेबोरेटली देखेंगे आगे चल करके. द नेक्स्ट पॉइंट और द नेक्स्ट टाइटल विच हैज़ बीन कन्फर्ड अपॉन द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया इज दी कि उन्हें फर्स्ट सिटीजन ऑफ इंडिया कहा जाता है. इसके साथ ही साथ प्रेसिडेंट को इंडिया में सिंबल ऑफ यूनिटी, इंटेग्रिटी एंड सॉलिडारिटी माना जाता है, यानी कि हमारे राष्ट्र की, हमारे इंडिया के यूनिटी, इंटेग्रिटी और सॉलिडारिटी के सिंबल भी रिप्रेजेंट करता है प्रेसिडेंट का ऑफिस. सो दीज आर द टाइटल्स विच हैव बीन गिवन टू द प्रेसिडेंट और विच हैव बीन कन्फर्ड अपॉन द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया. ये टाइटल्स आपको जानने इसलिए ज़रूरी हैं कि हो सकता है ये आपसे MCQ के फॉर्म में पूछ लिए जाएं किसी भी एग्जामिनेशन में, एंट्रेंसेस में, कमीशन के एग्जाम्स में. सो यू नीड टू रिमेंबर कि व्हाट आर द टाइटल्स विच हैव बीन गिवन. एज इन आपको हो सकता है कि हेड ऑफ द इंडियन स्टेट के बारे में पता हो, फर्स्ट सिटीजन ऑफ इंडिया के बारे में पता हो, बट इट इज़ नॉट श्योर, इट इज़ नॉट सर्टेन कि आपको ये भी पता हो कि प्रेसिडेंट को इंडिया के अंदर यूनिटी, इंटेग्रिटी और सॉलिडारिटी ऑफ नेशन का सिंबल कहा जाता है. सो यू नीड टू रिमेंबर ऑल दीज 3 टाइटल्स which have been conferred upon the president. Let's move ahead. अब हम बात करते हैं इलेक्शन की, यानी कि प्रेसिडेंट के इलेक्शन के बारे में. तो इलेक्शन की अगर हम बात करें तो सबसे पहले तो हमें ये पता होना चाहिए कि ये इलेक्शन डायरेक्ट होता है या इनडायरेक्ट होता है, यानी कि इंडिया के लोग प्रेसिडेंट को डायरेक्टली इलेक्ट करते हैं या इनडायरेक्टली इलेक्ट करते हैं. तो लेट्स सी व्हाट इज द प्रोसीजर फॉर द सेम.
एज यू आर क्लियरली एबल टू सी, मैंने इस नोट के पॉइंट में सबसे पहला पॉइंट ये मेंशन किया है कि प्रेसिडेंट इंडिया के अंदर डायरेक्टली पीपल के द्वारा इलेक्ट नहीं होते हैं. प्लीज़ रिमेंबर दिस कैच, दिस पॉइंट ऑफ कैच, दैट इंडिया में डायरेक्ट इलेक्शंस प्रेसिडेंट के नहीं हैं. देयर इज़ नो डायरेक्ट प्रेसिडेंशियल इलेक्शन इन इंडिया. तो अब वो इलेक्ट कैसे होते हैं, हमें ये जानना है. President is elected by members of electoral college. Now the question arises, what is this electoral college or who are the members of this electoral college? So let's see who are the members. सबसे पहले तो आपको ये तीनों जो हेडिंग्स यहाँ पर दिख रही हैं जो कंप्राइज करते हैं मेंबर्स ऑफ इलेक्टोरल कॉलेज को, आपको एक वर्ड याद रखना है एंड दैट इज इलेक्टेड मेंबर, राइट. यानी कि हाउस ऑफ पार्लियामेंट, दोनों हाउसेज ऑफ पार्लियामेंट के इलेक्टेड मेंबर्स, लेजिस्लेटिव असेंबलीज जो स्टेट की होती हैं उनके इलेक्टेड मेंबर्स, एंड इलेक्टेड मेंबर्स ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबलीज ऑफ यूटीज यानी कि यूनियन टेरिटरीज एज इन दिल्ली एंड पुडुचेरी. तो दिल्ली और पुडुचेरी के जो लेजिस्लेटिव असेंबलीज हैं उनके भी इलेक्टेड मेंबर्स. ये जितने भी इलेक्टेड मेंबर्स यहाँ पर मेंशन है, ओनली दे विल फॉर्म द इलेक्टोरल कॉलेज, और उन्हीं के द्वारा अभी हम आगे चल के फॉर्मूला देखेंगे कि कैसे वो अपना वोट कास्ट करते हैं, कैसे उनके वोट्स डिटर्मिन किए जाते हैं. ये तीनों पॉइंट्स जैसे कि हाउसेज ऑफ पार्लियामेंट, लेजिस्लेटिव असेंबलीज ऑफ स्टेट एंड लेजिस्लेटिव असेंबलीज ऑफ यूटीज, इन तीनों जगहों के इलेक्टेड मेंबर्स ही सिर्फ और सिर्फ इलेक्टोरल कॉलेज को फॉर्म करेंगे. हम ये भी अभी देखेंगे कि हु ऑल आर नॉट द मेंबर्स ऑफ इलेक्टोरल कॉलेज, यानी कि सो द नेक्स्ट क्वेश्चन विच कम्स टू योर माइंड इज who all do not participate in the election of the president. यानी कि हमने ये देख लिया कि इलेक्टोरल कॉलेज के मेंबर्स कौन कौन होने वाले हैं, तो हमें ये भी जान लेना चाहिए कि कौन कौन से ऐसे मेंबर्स हैं जो इलेक्टोरल कॉलेज के मेंबर्स नहीं होंगे, यानी कि जो प्रेसिडेंशियल इलेक्शंस में किसी भी तरीके से पार्टिसिपेट नहीं करेंगे. वो लोग जो मेंबर्स नहीं होंगे इलेक्टोरल कॉलेज के या प्रेसिडेंशियल इलेक्शंस में पार्टिसिपेट नहीं करेंगे, वहाँ पर आपको याद रखने के लिए देयर इज अ कैची वर्ड दैट इज नॉमिनेटेड मेंबर्स. यानी कि हमने देखा इलेक्टोरल कॉलेज में कौन से मेंबर्स थे, इलेक्टेड मेंबर्स थे, पर जो लोग पार्टिसिपेट नहीं कर रहे हैं वो कैसे मेंबर्स होंगे, वो नॉमिनेटेड मेंबर्स होंगे. तो फर्स्ट इज नॉमिनेटेड मेंबर्स ऑफ बोथ द हाउसेज ऑफ पार्लियामेंट. Second is nominated members of the state legislative assemblies. Third is members of the state legislative councils. अब यहाँ पर state legislative councils comes into the picture. हमने देखा कि जो इलेक्टोरल कॉलेज के मेंबर्स थे वहाँ पर स्टेट लेजिस्लेटिव काउंसिल के मेंबर्स का किसी भी तरह का कोई भी रोल नहीं था, यानी कि इलेक्टेड एज वेल एज नॉमिनेटेड दोनों तरह के मेंबर्स legislative council के they will not be participating in any kind of presidential elections to be held in India. इसके साथ ही साथ जो लास्ट पॉइंट है यानी लास्ट कैटेगरी ऑफ पर्सन जो पार्टिसिपेट नहीं करेंगे प्रेसिडेंशियल इलेक्शंस में, they are the nominated members of the legislative assemblies of Delhi and Puducherry. यानी कि हमने देखा था लेजिस्लेटिव असेंबलीज ऑफ दिल्ली एंड पुडुचेरी के इलेक्टेड मेंबर्स विल कंप्राइज अंडर द इलेक्टोरल कॉलेज जो कि प्रेसिडेंशियल इलेक्शन में पार्ट लेगा, पर जो वहाँ के नॉमिनेटेड मेंबर्स होंगे इवन दे विल नॉट बी दी पार्ट ऑफ द इलेक्शन ऑफ द प्रेसिडेंट. सो विद दिस वी कम टू नो कि कौन से लोग इलेक्टोरल कॉलेज के अंदर कंप्राइज होंगे, कौन से लोग उससे बाहर रहेंगे. सो आई होप दैट यू हैव नाउ गॉट अ क्लैरिटी ऑन दिस पर्टिकुलर पॉइंट कि इलेक्टोरल कॉलेज एक्चुअली काम कैसे करता है या कौन कौन से लोग वहाँ के मेंबर्स होते हैं और नहीं होते हैं. द नेक्स्ट क्वेश्चन
which can come to your mind is कि अगर असेंबली डिसॉल्व हो जाती है, हमने देखा कि असेंबली के इलेक्टेड मेंबर्स पार्टिसिपेट करते हैं, तो क्वेश्चन ये हो सकता है कि अगर असेंबली डिसॉल्व हो जाती है तो क्या वहाँ के मेंबर्स फिर भी क्वालिफाइड रहेंगे प्रेसिडेंशियल इलेक्शन में वोट करने के लिए? देन द आंसर इज नो। द इलेक्शन, द जो मेंबर्स होंगे इलेक्टोरल कॉलेज के, जिस भी असेंबली से बिलोंग कर रहे होंगे, अगर वो असेंबली डिसॉल्व हो जाती है, वहाँ के मेंबर्स दे विल नॉट बी लाइबल और दे विल नॉट बी एलिजिबल एनी मोर टू वोट इन द प्रेसिडेंशियल इलेक्शन इररिस्पेक्टिव ऑफ द फैक्ट। मतलब कि ये फैक्ट कंसिडर नहीं किया जाएगा कि वहाँ के फ्रेश इलेक्शंस नहीं हुए हैं तो पुराने मेंबर्स को हम वोट देने देते हैं, पर ऐसा कुछ भी नहीं होगा। वहाँ पर फ्रेश इलेक्शंस अगर नहीं हुए हैं, then also the members of such dissolved assembly would not participate in the presidential elections in India। अब हम बात करते हैं कि इंडिया के अंदर, जैसे कि हमने देखा कि काफ़ी सारे स्टेट्स हैं, यूटीज़ हैं, तो इनको रिप्रेजेंट यूनिफॉर्मली कैसे किया जाए प्रेसिडेंशियल इलेक्शन में, क्योंकि हमें पता है अब कि प्रेसिडेंशियल इलेक्शन अकर्स इन इनडायरेक्ट फॉर्म इन इंडिया। तो वो जो इनडायरेक्ट इलेक्शन हो रहा है प्रेसिडेंट की पोस्ट के लिए, उसमें अलग अलग स्टेट्स, अलग अलग यूटीज़ को हम यूनिफॉर्मली कैसे रिप्रेजेंट करें, तो इसका भी सोल्यूशन निकाला था कॉन्स्टिट्यूशन मेकर्स ने। तो लेट्स सी व्हाट इज दैट सोल्यूशन। सोल्यूशन निकाला गया कि जितने भी लेजिस्लेटिव असेंबली के मेंबर्स हैं या हाउसेस ऑफ पार्लियामेंट के मेंबर्स हैं, उनके जो मेंबर्स हैं उनको हम किस तरीके से उनके वोट्स को काउंट करेंगे, डिटर्मिन करेंगे कि कौन से मेंबर का कितना वोट काउंट किया जाएगा इस प्रेसिडेंशियल इलेक्शन में, ये डिसाइड करने को ही एक सोल्यूशन माना गया इक्वल रिप्रेजेंटेशन ऑफ एवरी स्टेट एंड यूटी का। तो लेट्स सी कि ये नंबर ऑफ वोट्स कैसे डिसाइड किए जाते हैं जो कि अलग अलग लेजिस्लेटिव असेंबली या हाउस ऑफ पार्लियामेंट के मेंबर्स डालने वाले हैं। तो सबसे पहले हम ये देखेंगे कि स्टेट की जो लेजिस्लेटिव असेंबली हैं, उनके मेंबर्स, जो इलेक्टेड मेंबर्स जो एलिजिबल होते हैं इलेक्टोरल कॉलेज फॉर्म करने के लिए और प्रेसिडेंशियल इलेक्शन में पार्टिसिपेट होने के लिए, तो उनके वोट का क्या वैल्यू होता है। लेट्स सी दैट फॉर्मूला कि एक एमएलए, एक मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली के वोट की वैल्यू क्या होती है, उसे आप कैसे डिटरमिन करते हो, उस पर्टिकुलर स्टेट का टोटल पॉपुलेशन डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ इलेक्टेड मेंबर्स इन द स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली, यानी कि उस स्टेट में जितनी भी इलेक्टेड मेंबर्स होंगे उससे डिवाइड करिए आप टोटल पॉपुलेशन को उस स्टेट की एंड मल्टीप्लाइड बाय 1/1000। सो दिस इज द वैल्यू ऑफ अ वोट ऑफ एन एमएलए। आप एक एमएलए के वोट को ऐसे डिटरमिन कर सकते हो कि कैसे उनका वोट काउंट किया जाएगा प्रेसिडेंशियल इलेक्शंस के अंदर। लेट्स सी व्हाट अबाउट द मेंबर्स ऑफ पार्लियामेंट। तो अगर हम इलेक्टेड मेंबर्स ऑफ हाउसेस ऑफ पार्लियामेंट की बात करें तो उनके वोट यानी एमपीज के वोट की वैल्यू कैसे काउंट की जाती है, दैट इज द टोटल वैल्यू ऑफ वोट्स ऑफ ऑल एमएलएज ऑफ ऑल स्टेट्स। मतलब उस स्टेट, उन सारे स्टेट के जितने भी एमएलएज हैं उनका टोटल वैल्यू अपॉन हाउसेस ऑफ पार्लियामेंट के टोटल नंबर ऑफ इलेक्टेड मेंबर्स। So by this way you'll be able to count the value of a vote of an MP. So this is the system which has to be adopted so that every state and every union territory can be represented uniformly in the presidential election of India. Let's see what are the systems adopted in the presidential election. Presidential election में इंडिया के अंदर जो सिस्टम अडॉप्ट किया गया है that is of the proportional representation by means of single transferable vote, and this voting has to be done by the secret ballot. So this is the system which has to be adopted in presidential elections in India.
कई सारे क्रिटिक्स ने प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन को क्रिटिसाइज़ करा है कि ये एक्चुअली हमारे यहाँ एप्लीकेबल ही नहीं होता है, क्योंकि प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन वहाँ पर एप्लीकेबल होता है जहाँ पर एक से ज़्यादा पोस्ट या एक से ज़्यादा वैकेंसीज हों सिमिलर ऑफिस के लिए। बट एक्चुअली ऐसा नहीं है, इंडिया में सिर्फ एक ही प्रेसिडेंट होते हैं। सो कई लोगों ने प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन को भी क्रिटिसाइज़ करा है, कई लोगों ने सिंगल ट्रांसफरेबल वोट को भी क्रिटिसाइज़ करा है। But again, the constitution makers were of the opinion that these systems, comply with the constitution very well, और इसीलिए उन्होंने ये systems adopt किए हैं। Let's see what is the process of election of president. As you all can see, मैंने यहाँ पर एक नोट फॉर्म करा है। ये नोट प्रोवाइड ये करता है कि कोई भी कैंडिडेट जिसे आप डिक्लेयर करते हो कि वो इलेक्ट हुआ है फॉर द ऑफिस ऑफ द प्रेसिडेंट, उस पर्सन को, उस कैंडिडेट को एक फिक्स्ड कोटा ऑफ वोट्स ऑब्टेन करने होते हैं। अब ये फिक्स्ड कोटा ऑफ वोट्स है क्या, लेट्स सी दैट। तो ये इलेक्टोरल कोटा जो है, इसे आप ऐसे काउंट करोगे कि जितने वैलिड पोल्स पड़े होंगे, वैलिड वोट्स जितने भी कास्ट हुए होंगे, +1 डिवाइडेड बाय 1+1। तो ये सिस्टम, ये फॉर्मूला यूज़ किया जाता है किसी भी कैंडिडेट के कोटा को डिसाइड करने के लिए कि उन्होंने रिक्वायर्ड कोटा ऑफ वोट्स ऑब्टेन करा है या नहीं करा है। और अगर ये रिक्वायर्ड कोटा ऑब्टेन कर लिया जाता है किसी कैंडिडेट के द्वारा, तो देन दैट पर्सन विल बी डिक्लेयर्ड इलेक्टेड फॉर द ऑफिस ऑफ द प्रेसिडेंट। सो लेट्स सी व्हाट इज द अपकमिंग प्रोसेस। ये तो हमें पता चल गया कि एक इलेक्टोरल कोटा बनाया गया है, इसका एक फॉर्मूला है, इसे ऐसे डिटर्मिन किया जाता है। अब हम देखते हैं कि प्रोसेस क्या है उस सिलेक्शन का। सबसे पहले तो जितने भी मेंबर्स या हैं, उन्हें एक बैलेट पेपर दिया जाता है। अब जो वोटर है उसे ये रिक्वायर किया जाता है कि उन्हें जितने भी नंबर ऑफ कैंडिडेट्स हैं उनके नाम के आगे 1 2 3 4 लिख के नंबरिंग करके अपनी प्रेफरेंस प्रोवाइड करनी होगी। जैसे कि एक्स के लिए अगर वो प्रेफर करते हैं कि उन्हें नंबर 1 पे प्रेफर किया जाए तो उन्हें 1 पे करेंगे, वाई को 2 पे प्रेफर किया जाए तो ऐसे वो नंबरिंग करके अपनी प्रेफरेंस प्रोवाइड करेंगे। तो ये रहता है फर्स्ट फेज। अब अगर इस फर्स्ट फेज के दौरान जो फर्स्ट प्रेफरेंस वोट्स हैं वो काउंट किए जाते हैं, और अगर इस फर्स्ट फेज में ही कोई कैंडिडेट रिक्वायर्ड कोटा, जो हमने अभी फॉर्मूला देखा था, टोटल नंबर ऑफ वैलिड वोट्स पोल्ड डिवाइडेड बाय 2 + 1, अगर ये कोटा ऑब्टेन कर लेता है कोई कैंडिडेट फर्स्ट फेज में ही, तो उसे इलेक्टेड डिक्लेयर कर दिया जाता है। पर अगर ऐसा नहीं होता है, यानी कि फर्स्ट फेज के अंदर कोई कैंडिडेट रिक्वायर्ड कोटा ऑब्टेन नहीं कर पाता है, तो देन व्हाट विल बी दी सिनेरियो, और या इस प्रोसेस को आगे कैसे बढ़ाया जाएगा। देन कम्स इनटू द पिक्चर द ट्रांसफर ऑफ वोट्स। सो लेट्स सी व्हाट इज दिस ट्रांसफर ऑफ वोट्स मीन्स। तो अब ये जो ट्रांसफर ऑफ वोट्स है, बेसिकली इसको आप इस तरीके से समझिए कि हर कैंडिडेट को एक बैलेट पेपर दिया गया है, उन्हें उसमें प्रेफरेंस प्रोवाइड करनी है। तो जिस भी कैंडिडेट को सबसे कम फर्स्ट प्रेफरेंस मिली होगी, उसका बैलेट, उन बैलेट्स को कैंसिल कर दिया जाएगा, और उसी कैंडिडेट की जो सेकंड प्रेफरेंस होगा उसको सारे फर्स्ट प्रेफरेंस के वोट्स ट्रांसफ़र कर दिए जाएंगे। और ये प्रोसेस तब तक कंटिन्यू रहेगा जब तक कोई कैंडिडेट रिक्वायर्ड इलेक्टोरल कोटा ऑब्टेन नहीं कर लेता है, और जैसे ही कोई कैंडिडेट वो इलेक्टोरल कोटा ऑब्टेन करता है, उसे एज अ प्रेसिडेंट डिक्लेयर कर दिया जाएगा कि उन्हें एज अ प्रेसिडेंट इलेक्ट कर लिया गया है। नाउ वी हैव ऑलरेडी सीन कि कैसे प्रोसेस कंटिन्यूड होता है, इलेक्टोरल कोटा फॉर्म किया जाता है, उसके बेसिस पे किसी भी पर्सन को प्रेसिडेंट इलेक्ट किया जाता है। द क्वेश्चन विच कैन पॉप अप इनटू योर माइंड इज कि व्हाट इफ प्रेसिडेंट के इलेक्शन से रिगार्डिंग कोई डिस्प्यूट अराइज हो जाए या कोई इरेगुलरिटी अराइज हो जाए, डाउट्स अराइज हो जाए, देन व्हाट विल हैपन एंड हु विल लुक इनटू द मैटर। तो जितने भी डिस्प्यूट्स या डाउट्स अराइज होंगे उनको
इंक्वायर करने का काम या डिसाइड करने का काम सिर्फ और सिर्फ सुप्रीम कोर्ट का होगा, और सुप्रीम कोर्ट का डिसीजन इन दैट रिगार्ड विल बी फाइनल. सो दिस इज़ द सिचुएशन रिगार्डिंग द डिस्प्यूट, अगर कोई डिस्प्यूट अराइज होता है तो. द नेक्स्ट क्वेश्चन इज कि अगर सुप्रीम कोर्ट किसी प्रेसिडेंशियल इलेक्शन को वॉइड घोषित कर देता है, यानी डिस्प्यूट डिसाइड करते हुए सुप्रीम कोर्ट ये कह देता है कि जो इलेक्शंस हुए हैं, इस पर्सन का जो पर्सन इलेक्ट होकर आया है एज अ प्रेसिडेंट, दैट पर्टिकुलर इलेक्शन इज वॉइड, देन व्हाट विल बी द कॉन्सिक्वेंस. तो उस पर्सन ने एक्टिंग एज अ प्रेसिडेंट जितने भी एक्ट्स किए होंगे बिफोर सच डिक्लेरेशन, जो सुप्रीम कोर्ट ने कहा, सपोज सुप्रीम कोर्ट ने आज एट सम पर्टिकुलर डेट कह दिया कि वो पर्सन इज नॉट कॉम्पिटेंट और दैट इलेक्शन वॉज बेसिकली वॉइड, तो उस डेट से पहले उस प्रेसिडेंट ने जितने भी एक्ट्स करे होंगे वो सारे के सारे एक्ट फोर्स में रहेंगे, कंटिन्यूड रहेंगे, and they will not be invalidated. This can come as a very important question कि what will happen if the presidential election is declared void by the Supreme Court. क्या उस प्रेसिडेंट के एक्ट्स इनवैलिडेट होते हैं, नहीं होते हैं, रिमेन इन फोर्स होते हैं? तो आपका आंसर होगा कि वो सारे के सारे एक्ट्स वैलिडेटेड रहेंगे और वो इनवैलिडेट किसी भी सिचुएशन में नहीं किए जाएंगे. नाउ लेट्स सी व्हाट वर द रीजंस कि हमारे कॉन्स्टिट्यूशन मेकर्स ने इनडायरेक्ट फॉर्म ऑफ प्रेसिडेंशियल इलेक्शन को चूज़ किया ओवर द डायरेक्ट फॉर्म ऑफ इलेक्शन. जैसा कि आप सभी को पता है कि प्रेसिडेंट इज जस्ट अ सिंबॉलिक हेड ऑफ इंडियन स्टेट. तो प्रेसिडेंट के लिए जो इनडायरेक्ट इलेक्शंस होते हैं बेसिकली दे आर कम्प्लीटली इन हार्मनी विद द पार्लियामेंट्री सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट. यानी कि हमारे यहाँ जो पार्लियामेंट्री सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट एग्जिस्ट करता है वो उससे हार्मोनाइज करता है. क्योंकि अगर हम प्रेसिडेंट को डायरेक्टली इलेक्ट करते हैं और उसके बावजूद हम उन्हें सिर्फ और सिर्फ सिंबॉलिक हेड कहते हैं, तो that would be anomalous, and hence this particular form of indirect election for the office of the president has been adopted by the constitution makers. This is the first reason. The second reason is कि जो direct elections होते हैं that they are basically very lengthy in process, costly होते हैं, time और energy consuming होते हैं. इसलिए एक symbolic head के लिए सिर्फ इतना time, एनर्जी, कॉस्ट यानी रिसोर्सेज को खर्च करना इज़ नॉट एट ऑल जस्टिफाइड बेसिकली. तो इस वजह से भी प्रेसिडेंट का इलेक्शन हमारे यहाँ इनडायरेक्ट फॉर्म में होता है. सो दीज वर द रीजंस. अगर कभी आपसे रीजंस पूछ लिए जाएँ मे बी इन द फॉर्म ऑफ MCQs, तो यू विल बी एबल टू आंसर कि दीज वर द रीजंस और दीज वर द थॉट्स in the minds of the constitution makers while they were forming this provision of indirect form of presidential election. Now let's see what are the qualifications required for the election as a president. तो अगर आप क्वालिफिकेशंस की बात करें तो किसी भी पर्सन को एज अ प्रेसिडेंट इलेक्ट होने के लिए, एलिजिबल होने के लिए क्या क्या चीज़ें रिक्वायर्ड हैं. फर्स्ट इज़ कि उसे तो इंडिया का सिटीज़न होना चाहिए सबसे पहला. दूसरा, उसे एटलीस्ट उसे 35 ईयर्स ऑफ एज कंप्लीट कर लेनी चाहिए. थर्ड इज़ कि वो पर्सन क्वालिफाइड होना चाहिए फॉर इलेक्शन एज अ मेंबर ऑफ द लोकसभा. यानी कि लोकसभा का मेंबर इलेक्ट होने के लिए अगर वो क्वालिफाइड है देन ही इज़ ऑल्सो क्वालिफाइड टू बी अ कैंडिडेट फॉर द इलेक्शन ऑफ अ प्रेसिडेंट. एंड द लास्ट इज़ he should not hold any office of profit. Years back ऑफिस ऑफ प्रॉफिट पे बहुत चर्चा हुई थी दिल्ली CM को लेकर के और बहुत सारे इश्यूज हुए थे. तो ऑफिस ऑफ प्रॉफिट और कई सारे MPs MLAs थे जिनको ऑफिस ऑफ प्रॉफिट के ऊपर काफ़ी सारे डिबेट हुआ था. तो ऑफिस ऑफ प्रॉफिट के ऊपर विल हैव लेक्चर सम अदर डे, बट फॉर नाउ यू नीड टू नो कि एक कैंडिडेट, एक एलिजिबल कैंडिडेट
प्रेसिडेंशियल इलेक्शन के लिए होने के लिए आपको ये वेरी मच रिक्वायर्ड है कि आप किसी भी तरह का ऑफिस ऑफ प्रॉफिट होल्ड नहीं कर रहे हों। Well, those were the requirements or the eligibility criteria। पर उसके साथ कुछ एडिशनल फॉर्मेलिटीज़ हैं जो किसी भी कैंडिडेट को फुलफ़िल करनी होती हैं। पहला तो जो भी पर्सन अपना कैंडिडेचर नॉमिनेशन के लिए देने जा रहा है या नॉमिनेट करने जा रहा है, उस पर्सन का कैंडिडेचर सब्सक्राइब होना चाहिए एटलीस्ट बाय 50 प्रपोजर्स एंड 50 सेकेंडर्स। अर्लियर दिस नंबर वॉज 10 ईच, यानी कि 10 प्रपोजर और 10 सेकेंडर अगर साइन कर देते थे या सब्सक्राइब कर देते थे आपके नॉमिनेचर को, तो कैंडिडेचर को, तो उस सिचुएशन में आप अपना नॉमिनेशन फाइल कर सकते थे। पर अभी नाउ द सिचुएशन इज दिस कि 50 प्रपोजर्स और 50 सेकेंडर्स के सिग्नेचर्स होने चाहिए या सब्सक्रिप्शंस होने चाहिए। ओनली देन you'll be able to nominate yourself as a candidate for the election of president. The second formality is कि जितने भी कैंडिडेट खड़े हो रहे हैं इस इलेक्शन के लिए, they need to they require to make a security deposit। और वो security deposit कितने रुपए का होना चाहिए? 15,000 रुपये का, ऑफ ₹15,000 इन दी RBI। जब वो इतनी सिक्योरिटी डिपॉजिट करेंगे, ओनली देन ये सारी फॉर्मेलिटीज फुलफिल करने के बाद ही वो पर्सन एज अ एलिजिबल कैंडिडेट खड़ा होगा उस इलेक्शन में। सो दीज आर द फॉर्मेलिटीज जो किसी भी कैंडिडेट को फुलफिल करनी होती हैं। लेट्स सी, एक पर्सन जब वो इलेक्टेड कैंडिडेट हो जाता है, यानी वो प्रेसिडेंट का ऑफिस अज्यूम करता है, तो उसे क्या ओथ अज्यूम करनी पड़ती है। लेट्स सी दैट। सो द फर्स्ट द प्रेसिडेंट नीड टू स्वेयर। अब उन्हें क्या स्वेयर करना है? द फर्स्ट पॉइंट इज दैट ही विल फेथफुली एग्जीक्यूट द ऑफिस। सेकेंड इज ही विल प्रिजर्व, प्रोटेक्ट एंड डिफेंड द कॉन्स्टिट्यूशन एंड द लॉ। The third duty or third swearing upon is that he will devote himself to the service and well-being of the people of India. So these are the 3 oaths or the affirmations which any elected candidate need to be made before he assumes the office of the President of India. What is the note here? द नोट हियर इज कि ये ओथ आखिर प्रेसिडेंट को स्वेयर अपॉन कौन करवाएगा। तो जो ये ओथ स्वेरिंग सेरेमनी होती है, ये बेसिकली एडमिनिस्टर की जाती है बाय चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया। बट व्हाट इफ चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया इज एब्सेंट और ही इज नॉट अवेलेबल, देन व्हाट विल हैपन? जो सीनियर मोस्ट जज ऑफ द सुप्रीम कोर्ट होंगे, एंड यहाँ पर भी एक कंडीशन एप्लीकेबल है, द सीनियर मोस्ट जज ऑफ द सुप्रीम कोर्ट अवेलेबल। अगर चीफ जस्टिस अवेलेबल नहीं है तो सीनियर मोस्ट जज ऑफ द सुप्रीम कोर्ट, और अगर सीनियर मोस्ट जज ऑफ द सुप्रीम कोर्ट टेक्निकली इज नॉट अवेलेबल, देन इन दैट सिचुएशन अवेलेबल जजेस में से जो सीनियर मोस्ट जज होंगे सुप्रीम कोर्ट के, वो इस ओथ को एडमिनिस्टर कराएंगे टू द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया को। नाउ लेट्स सी कि प्रेसिडेंट के ऑफिस को अज्यूम करने के लिए क्या क्या कंडीशंस भी रिक्वायर्ड है। हमने एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया देख लिया है, ठीक है, रिक्वायरमेंट्स देख ली हैं। अब हमें ये देखना है कंडीशंस क्या क्या हैं, यानी कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो उस कैंडिडेट को नहीं करनी होती हैं या उन चीज़ों का पार्ट नहीं होना होता है। ओनली देन ही विल बी एबल टू बी एन एलिजिबल कैंडिडेट फॉर द इलेक्शन ऑफ प्रेसिडेंट। लेट्स सी व्हाट आर दीज कंडीशंस। सबसे पहला तो कि उसे किसी भी हाउस ऑफ पार्लियामेंट या किसी भी हाउस ऑफ स्टेट लेजिस्लेचर का मेंबर नहीं होना चाहिए। प्लीज रिमेंबर, शुड नॉट बी अ मेंबर। द सेकेंड पॉइंट इज उन्हें किसी भी तरह का ऑफिस ऑफ प्रॉफिट होल्ड नहीं करना चाहिए। द थर्ड इज कि जब वो प्रेसिडेंट की तरह इलेक्ट होकर आते हैं तो वो अपने ऑफिशियल रेसिडेंस, दैट इज द राष्ट्रपति भवन ऑफ इंडिया को यूज़ करने के लिए एंटाइटल्ड होते हैं, and that too without giving any kind of remuneration for that or without giving any kind of rent for that. The next point is कि किसी भी elected president को हमारे यहाँ
पार्लियामेंट के द्वारा जो भी एमोल्यूमेंट फिक्स किया जाता है या जो अलाउंसेस फिक्स किए जाते हैं या सर्टेन प्रिविलेजेस जो फिक्स किए जाते हैं एक प्रेसिडेंट के लिए, सिर्फ वही एंटाइटल्ड होते हैं। एंड द लास्ट इज कि कोई भी प्रेसिडेंट को जो एमोल्यूमेंट्स अलाउंसेस मिल रहे हैं जो पार्लियामेंट ने फिक्स करा है, वो अलाउंसेस उनके टर्म ऑफिस टर्म के दौरान किसी भी सूरत में कम नहीं किए जा सकते हैं या ख़त्म नहीं किए जा सकते हैं। एंड दिस पर्टिकुलर स्टेप इज़ टेकन टू मेंटेन दी impartiality और द इंडिपेंडेंस ऑफ द ऑफिस ऑफ द प्रेसिडेंट। तो ये दीज आर द कंडीशंस, ये कुछ कंडीशंस हैं जो किसी भी पर्सन को प्रेसिडेंट का ऑफिस अज्यूम करते वक्त प्रोवाइड की जाती हैं। कुछ इसमें प्रिविलेजेस भी हैं, कुछ इम्यूनिटीज़ भी हैं जो प्रेसिडेंट एंजॉय करते हैं। सो फॉर टुडे I'll end the lecture here and I'll continue this lecture in the second part। उसके अंदर हम इम्पीचमेंट प्रोसेस और जो पावर्स हमारे प्रेसिडेंट एंजॉय करते हैं, हम उन पावर्स को इलैबोरेटली डिस्कस करेंगे। थैंक यू फॉर बीइंग विथ मी।